नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश विशेष करंट अफेयर्स की श्रृंखला में आज हम लोग फरवरी और मार्च महीने का करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं। फरवरी इसमें कंप्लीट है, मार्च का इसमें लगभग आधा महीना जो है कवर है इस करंट अफेयर्स में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है ये और हर महीने हम इसको लेके आते हैं। इस पर आधारित प्रश्न भी बहुत जल्द ही आपको जो है हल कराए जाएंगे, लेकिन आज जो है हम लोग पहले इसको थ्योरेटिकल फॉर्म में पढ़ेंगे और टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, क्योंकि इस समय जो परीक्षा की डिमांड है वो ये कहती है कि आप कोई भी टॉपिक पढ़िए, उसकी कोई भी हेडिंग पढ़िए, उसको संपूर्णता से पढ़िए। प्रश्न किसी भी प्रकार से बन सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं 2 मिनट आपका लेना चाहूँगा, थोड़ा सा प्रचार प्रसार हो जाए, क्योंकि हमारे पास और कोई माध्यम भी नहीं है आप तक जो है अपनी चीज़ों को पहुँचाने का। जो लोग आप लोग इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं आप स्किप करके जो है वीडियो को आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले जो है समीक्षा अधिकारी परीक्षा की डेट आ चुकी है, आप लोग जानते हैं 27 जुलाई को उसका एग्ज़ाम है। इसी तरह से पीसीएस प्रीलिम्स की डेट आ चुकी है, पीसीएस मेंस की भी डेट आ चुकी है। यानी अब जो है जो सिनेरियो है वो ये है कि सारे एग्ज़ाम्स की डेट आपके सामने क्लियर है और 4 महीने का अच्छा खासा प्रॉपर समय आपको मिला है समीक्षा अधिकारी के लिए। उसके लिए स्ट्रेटजी का एक वीडियो मेरा आ चुका है, वो आप जो है ज़रूर देख लीजिएगा, उससे चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि इस परीक्षा को आप अपनी अंतिम परीक्षा बना लें और पहले ही इसी प्रयास में आप जो है सेलेक्ट हो जाएं, तो आप हमारे इस कोर्स से, जो हमारा फाउंडेशन कोर्स है, उससे जुड़ सकते हैं। फाउंडेशन कोर्स पे हमने कुछ विशेष छूट रखी है 26 तारीख तक। जैसा कि पहले भी छूट लाई गई थी, लेकिन जैसे ही डेट आई है तुरंत आप लोग के इतने ज़्यादा मैसेज आए हैं कि वो फिर से जो है छूट लाइए। तो 26 मार्च तक जो है 50% वाला ऑफ़र फिर से लाया गया है और इसके बाद ये ऑफ़र नहीं आएगा। इसलिए आप इन नंबरों पर संपर्क करके हमारे कोर्स से जुड़ जाइए। हमारे संस्थान से 55+ अब तक चयन हमने दिए हैं और ये बहुत गर्व की बात है, जिसमें सर्वाधिक चयन हमारे समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में ही हैं। तो हमारे पास कई तरह के कोर्स हैं, प्रीलिम्स प्लस मेंस और वनली मेंस, वनली प्रीलिम्स, इस तरह के कई सारे कोर्स हैं। केवल हिंदी का भी आपको कोर्स मिल सकता है। आप जो नंबर मैंने आपको बताए हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये ऑफ़र केवल 26 तारीख तक ही है। सारी टेस्ट सीरीज पर सारे वीडियो कोर्सेज, चाहे वो पीसीएस का हो चाहे आरओ का हो। इसी तरह से हमारी एक बेस्ट जो है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है। 9000 प्रश्नों के माध्यम से जो है हम वीडियो टेस्ट सीरीज है, ये आरओ के लिए बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज है। इसमें कई लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग नए हैं, क्योंकि देखिए जितना आप प्रश्नों का अभ्यास करेंगे उतना ही बढ़िया आपका स्कोर जाएगा। इसलिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क करके इससे जुड़ सकते हैं। हमारे ऐप में जो है ये सब चीज़ें दी हुई हैं। आप डिकोड एग्ज़ाम का ऐप इंस्टॉल करके वहाँ से सीधे भी जुड़ सकते हैं, अगर आप जो है सीधे ही लेना चाहते हैं। कोई जानकारी चाहिए तो नंबर्स दिए गए हैं। पीसीएस का भी हमारा सफलतापूर्वक जो है ऑल इन वन कोर्स यानी फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, जिसमें हम लोग प्री मेंस और इंटरव्यू तक की पूरी प्रैक्टिस कराते हैं। और इस कोर्स में जो है सारी चीज़ें, मतलब आपको कोई भी किताब, कोई भी नोट्स बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है। हम नोट्स देते हैं पीडीएफ फॉर्म में, वो नोट्स बाइलिंगुअल होते हैं। क्लासेज हमारी मूलतः हिंदी में हैं। प्री और मेंस दोनों के लिए अलग अलग प्रैक्टिस के बैच हैं, जहाँ पर आंसर राइटिंग भी कराई जाती है, ऑब्जेक्टिव वाले भी पेपर सॉल्व, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व कराए जाते हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सीसेट, मतलब कंप्लीट तैयारी जो है यहाँ पर होती है। तो ये नंबर आपके सामने है अगर आपको एडमिशन लेना है। और अभी जो है 26 तारीख तक विशेष जो है छूट जो चल रही है, उसका लाभ उठाते हुए आप एडमिशन ले सकते हैं। समीक्षा अधिकारी के लिए हमारी ये बुक जो है, जो प्रिंटेड बुक है 10 टेस्ट पेपर की, 10 टेस्ट सेट की, बहुत ही जो है, और बार बार ये बुक छपती है और मार्केट से स्टॉक आउट हो जाती है। ऑनलाइन भी उपलब्ध है, लिंक दिया हुआ है, और आपके आसपास जो है बड़े बुक स्टोर्स जो है वहाँ पर भी उपलब्ध है। उसके अलावा नई घोषणा ये है कि अब हमारे पास मेंस की भी बुक आ गई है, समीक्षा अधिकारी मेंस, क्योंकि प्रीलिम्स की तैयारी केवल करने से काम नहीं चलेगा, साथ साथ मेंस पढ़ते रहिए। और ये किताब ऐसी किताब है कि ये ऑल इन वन है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी जो है बुक्स आई हैं मार्केट में, पहले से भी हैं, किसी में
आज तक निबंध नहीं दिया गया साथ में, इसमें आपको निबंध भी साथ में दिया गया है। और हमने हर पत्र लेखन के 5-5, 10-10 उदाहरण तक दिए हुए हैं। लोगों ने 2 या 3 उदाहरण दिए हैं, जिनको लोग रट लेते हैं तो एक जैसा हो जाता है। हमने 5 से 10-10 उदाहरण तक दिए हैं। केवल पत्र लेखन हमारा 64 पेज में है इस बुक में। तो आप समझ सकते हैं कि हमने कितना ज़्यादा इसमें वर्क की है। अच्छी खासी जो है कंटेंट वाली किताब है। और इस किताब को लेने के बाद आपको मेंस के लिए कुछ और करना ही नहीं, फिर केवल आपको अभ्यास करना है और कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उत्तर प्रदेश जनजातीय संस्कृति समागम, ये कहाँ पर आयोजित हुआ? अभी आप लोग जानते हैं रिसेंटली महाकुंभ समाप्त हुआ है। महाकुंभ में ही ये समागम, या इसको भी आप कुंभ ही कह लीजिए, इसका नाम दिया गया जनजातीय सांस्कृतिक समागम। तो ये जो है 6 से 10 फरवरी तक आयोजित किया गया महाकुंभ में। जगह बहुत पूछता है, जगह जरूर याद रखिएगा कि महाकुंभ यानी प्रयागराज में हुआ। इसका आयोजन भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के द्वारा किया गया था। यह समागम बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर आयोजित किया गया। बिरसा मुंडा के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि आदिवासी समाज के भगवान माने जाते हैं, इतनी उनकी मान्यता है। इस समागम का उद्देश्य देश भर के आदिवासी समुदायों की परंपरा और संस्कृति को लोगों तक पहुंचाना था। और 15,000 से अधिक जो है आदिवासी समाज के व्यक्तियों ने इसमें प्रतिभाग किया। तो एक बड़ा आयोजन रहा, सफल आयोजन रहा ये। इसके बाद बात करते हैं NSDC अंतर्राष्ट्रीय अकेडमी। तो सबसे पहले NSDC क्या है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यानी भारतीय या राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, जो कौशल विकास की जो है भारत की एक यूनिफाइड एजेंसी है। इस निगम की अंतर्राष्ट्रीय अकादमी की स्थापना भी हाल ही में हुई है उत्तर प्रदेश के नोएडा में 6 फरवरी 2025 को। इसका उद्घाटन जो है कौशल विकास एवं उद्यमिता एवं शिक्षा राज्य मंत्री कौन है? जयंत चौधरी जी के द्वारा की गई है। और ये अंतर्राष्ट्रीय अकादमी भारतीय युवाओं को बृहद स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विख्यात है, उसी लिए ये जानी जाती है। अब इसमें और भी बहुत से पॉइंट हैं। यह जर्मनी, जापान और इजराइल जैसे देशों की कौशल मांगों के अनुरूप, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे लोग जो है जाते हैं कौशल प्राप्त करके, उनके अनुसार भी जो है प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करती है। इसमें प्रतिवर्ष 1000 युवाओं को उच्च स्तर पर कौशल प्रदान किया जाएगा, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग भी शामिल है। और इस मंत्रालय, इस अकादमी की स्थापना जो है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के सहयोग से की गई है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है उत्तर प्रदेश की नई आबकारी नीति। नई आबकारी नीति जो है इसको 2025-26 बोला गया है। नई आबकारी नीति यानी शराब बिक्री से संबंधित होती है, अल्कोहल बिक्री से, क्योंकि शराब बिक्री या अल्कोहल की जो बिक्री है वो राज्य सरकार के राजस्व का एक बड़ा स्रोत होता है। इसीलिए तो बार बार ये मुद्दा उठता है कि शराबबंदी होनी चाहिए, लेकिन शराबबंदी होने से जो है अर्थव्यवस्था को भी बहुत नुकसान पड़ता है। तो मतलब इसमें कई सारे पक्ष है, विपक्ष है, एथिकल पक्ष भी इसका जो है। लेकिन फिलहाल शराब जो है बहुत ख़राब चीज़ होती है। और हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें भी कहा गया है, नीति निर्देशक सिद्धांतों में, कि शराबबंदी होनी चाहिए। बिहार जैसे राज्यों ने, गुजरात जैसे राज्यों ने हिम्मत करके इसको लागू किया है। तो ये नीति जो है 6 फरवरी 2025 को लाई गई। इस नीति में आबकारी से चालू वित्तीय वर्ष में 5500 करोड़ रुपए का 55,000 करोड़ रुपए का के राजस्व का लक्ष्य रखा गया है। बड़ा लक्ष्य है ये। अब इस नीति में कहा गया है कि एक व्यक्ति को शराब की केवल 2 दुकानें ही आवंटित होंगी। पहले क्या होता था, एक व्यक्ति 4, 5, 6 दुकानें आवंटित करवा लेता था, मतलब वो क्या होता था, शराब माफिया जैसी कैटेगरी में आ जाता था। इसीलिए इस नीति में 2 का प्रतिबंध रखा गया है। और एक और इसमें बात है कि देसी शराब, विदेशी शराब और भांग की फुटकर दुकानों का लाइसेंस ई-लॉटरी से जारी होगा, जो अभी तक होता था। और इनकी लाइसेंसिंग फीस में भी 10% की वृद्धि कर दी गई है। शराब के दाम भी हमेशा बढ़ते हैं, शराब का ठेका लेने के लिए भी लाइसेंसिंग फ़ीस हमेशा बढ़ती है। उसके बावजूद शराब की ना तो बिक्री रुकती है, ना तो पीने वालों की संख्या में कमी आती है। तीसरी इस नीति की क्या विशेषता है कि बियर, इंग्लिश वाइन, हिंदी वाइन, देसी शराब, इनके कंपोजिट दुकानें खुलेंगी। मतलब एक ही जगह पर वो सब कुछ उपलब्ध होगा। इंग्लिश के लिए, बियर के लिए और इसके लिए, उसके लिए जितनी भी तरह की हैं, अलग अलग जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो है, और लो अल्कोहलिक जो है बार भी खोले जाएंगे जिसमें लो अल्कोहल का परसेंटेज कम होगा। तो ये शुरुआती तौर में नोएडा, गाज़ियाबाद, आगरा और लखनऊ में खोले जाएंगे। देखिए, शराब का सीधा सा वह है कि इसके विकल्प कितने भी खोल लिए जाएं कि ये बहुत ही हानिकारक चीज़ है, इंसान को हर तरह से ये बर्बाद कर देती है। तो मेरा तो आप लोगों से यही आग्रह है कि शराब जैसे जो है व्यसनों से हमेशा दूर रहें। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में एक जो है जलमार्ग जो सबसे लंबा वाला भी है, जो प्रयागराज से हल्दिया यानी पश्चिम बंगाल तक का है। तो अब जो है उसको और विकसित करने के लिए अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण पूरा का बना दिया गया है, और इसके गठन की मंजूरी जो है फरवरी 2025 में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने कर दी है। ये जल परिवहन को और जल पर्यटन दोनों को बढ़ावा देगा। इसका जो अध्यक्ष होगा इस प्राधिकरण का, उसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री के द्वारा की जाएगी, जो परिवहन या नौवहन या बंदरगाह या समुद्री मामलों का विशेषज्ञ होगा। ऐसा व्यक्ति इसमें रखा जाएगा। इसमें एक जलमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष होगा, उसके द्वारा नामित एक प्रतिनिधि भी इस निकाय का सदस्य होगा। और भी चीज़ें हैं कि इसमें कौन क्या होगा, और अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष होगा, उपाध्यक्ष की नियुक्ति भी मुख्यमंत्री के द्वारा की जाएगी। इतना डिटेल्ड आपसे पूछे जाने की संभावनाएं नहीं है, इसलिए इसको एक सामान्य जानकारी के तौर पे जान लें। आगे बढ़ते हैं। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र जो है आयोजित हुआ अभी हाल ही में। तो जगह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ आयोजित हुआ? नोएडा में आयोजित हुआ। कब हुआ? 8 से 10 फरवरी को हुआ। ठीक है, ये दो चीज़ें जो है जरूर याद रखिएगा, कब और कहाँ हुआ। इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत भारतीय विरासत संस्कार द्वारा किया गया। और इस सम्मेलन की थीम क्या थी, ये महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है। कला और संस्कृति में भारतीय महाकाव्यों का प्रतिपादन, ये इसकी थीम थी। भारतीय महाकाव्य मतलब रामायण महाभारत जैसे महाकाव्य हैं, ये जो है इसकी थीम में रखे गए थे। तो थीम भी प्रायः पूछ ली जाती है। और इसका उद्घाटन किसने किया था? तो केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र शेखावत जी के द्वारा किया गया था। और बहुत सारा जो है सब कुछ जितने भी जो हमारे पौराणिक महाकाव्य हैं उन पर ही ये बेस्ड था। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस की स्थापना सबसे पहले 1992 में गुवाहाटी में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या के जो रामलला मंदिर है उसके एक प्रमुख पुजारी आचार्य महंत सत्येंद्र दास जी का जो है निधन हो गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं कि ये कौन थे या कहाँ के पुजारी थे। तो अभी हाल ही में इनका निधन हुआ 12 फरवरी को। इनका इलाज चल रहा था, पहले से बीमार थे, और ये धार्मिक अनुष्ठानों और शास्त्रों के बहुत बड़े ज्ञाता माने जाते थे। इसीलिए रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम था उसके में जो है ये मुख्य पुजारी बनाए गए थे, इसलिए भी जो है ये काफ़ी चर्चा में थे। आगे बढ़ते हैं। काशी तमिल संगमम, ये जो है प्रत्येक वर्ष जो है इसका आयोजन होता है। इसका उद्देश्य यही है कि उत्तर को दक्षिण से मिलाना, यानी हम लोग क्या हैं, उत्तर भारतीय हैं, और तमिल संस्कृति कहाँ की? दक्षिण भारत की। तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत की संस्कृतियाँ आपस में समन्वय करें, उसके लिए ये जो है बनारस में या काशी में इसका हर साल अब आयोजन हो रहा है। अभी जो रिसेंट आयोजन हुआ है वो 15 से 24 फरवरी के बीच हुआ है। और इसके लिए जो है IIT मद्रास और BHU आयोजक संस्थान बने थे। यहाँ पर भी आप देख लीजिए, दोनों संस्थान भी जो है उत्तर और दक्षिण वाले ही हैं। अब इस वर्ष के आयोजन का मुख्य विषय सिद्ध चिकित्सा प्रणाली, शास्त्रीय तमिल साहित्य में ऋषि अगस्त्य के महत्वपूर्ण योगदान और राष्ट्र की सांस्कृतिक एकता में उनके योगदान पर प्रकाश डाला गया। इसके अलावा इसमें बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। और इस वर्ष काशी तमिल संगम में 2 महत्वपूर्ण आयोजन हुए। पहला प्रयागराज के संगम पर महाकुंभ का आयोजन, और दूसरा अयोध्या में रामजी मंदिर का अभिषेक। तो ये जो है इसमें प्रमुख जो है कार्यक्रम इसमें हुए। अब इसमें कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, क्या क्या किया, ये सब बहुत ज़्यादा जो है पूछे जाने की आवश्यकता नहीं दिखती है, इसलिए इस पे ज़्यादा फोकस करने की अब आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ेंगे। 38वें राष्ट्रीय खेलों की बात कर लेते हैं। नेशनल गेम्स आयोजित हुए। तो ये तो राष्ट्रीय स्तर का है, लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश का क्या परफॉर्मेंस रहा ये आपको ज़्यादा ज़रूरी है, और बट नेचुरल है कि इससे राष्ट्रीय स्तर के तो पूछा ही जा सकता है। तो ये 38वें राष्ट्रीय खेल थे जिसका आयोजन हुआ उत्तराखंड में, यानी उत्तर प्रदेश के पड़ोस में ही हुआ।
और इसका समापन हुआ 14 फरवरी 2025 को। इसमें सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने 121 पदकों के साथ पहला स्थान प्राप्त किया, जो आपसे पूछा जा सकता है। महाराष्ट्र जो है दूसरे नंबर पे रहा, 221 पदक उसने। तो दूसरे स्थान पर कौन रहा? महाराष्ट्र रहा। अब यहाँ पर आप देखेंगे पदक की संख्या के आधार पर जो है यहाँ प्रथम द्वितीय नहीं डिसाइड होता है, स्वर्ण पदक के आधार पर फर्स्ट का डिसीजन होता है। तो स्वर्ण पदक इसके ज़्यादा थे और स्वर्ण पदक के स्थान में दूसरा था। उत्तर प्रदेश ने कुल 56 पदक जीते, जिसमें से उत्तर प्रदेश के स्वर्ण पदक कितने आए? 13 स्वर्ण पदक आए। तो इस तरह से ये 13वें स्थान पे था। उत्तर प्रदेश के सचिन ने जैवलिन थ्रो में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक जीता था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा की बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में एक अभी जो है नवाचार बिल्कुल नया नया तरीके का हुआ है। अब यहाँ पर ऐसी विधानसभा ये बन गई है जहाँ पर रियल टाइम अनुवाद भी होता है। सबको जो है कान में पहनने वाला हेडसेट दे दिया जाता है, जिसको जिस तरह से अनुवाद चाहिए, जैसे कि ब्रज भाषा में सुनना हो, अवधी में सुनना हो, भोजपुरी में सुनना हो, बुंदेलखंडी में सुनना हो या अंग्रेजी में किसी को सुनना हो। जो कुछ भी कार्रवाई चल रही है या कोई सदस्य बातचीत कर रहा है, भाषण दे रहे हैं, तो वो जो है रियल टाइम जो है ट्रांसलेशन होगा। तो इस तरह की पहला प्रयोग जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा में अभी किया गया है। अभी ये शुरू नहीं हुआ है, अभी इसको प्रायोगिक स्तर पर ही जो है इसकी शुरुआत की गई है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 की बात कर लेते हैं। 20 फरवरी को उत्तर प्रदेश का बजट प्रस्तुत किया गया उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी के द्वारा। बजट का कुल आकार, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसका आकार था। पिछले वर्ष की तुलना में अगर वृद्धि आपसे पूछ ली जाए तो बजट के आकार में 9.8% की वृद्धि की गई पिछले बजट से। बजट में प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय कितनी आकलित की गई है? 93,514 रुपये जो आकलित की गई है। और राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वित्त वर्ष 24-25 में बढ़कर 27.51 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। ये कुछ प्रमुख आंकड़े हैं इसके। कुछ और आंकड़े देख लेते हैं। राजकोषीय घाटा का भी कहीं पूछ लिया जाता है, तो SGDP का ये 2.97% जो है। और बजट में बलिया और बल्लापुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की गई है। लखनऊ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी की स्थापना करने की घोषणा की गई है, जो अपने आप में देश की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी होगी। अभी हाल ही में विश्व आर्द्र भूमि दिवस या वेटलैंड डे मनाया गया। तो 4 फरवरी को ये जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस दिवस पर केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार में समारोह का आयोजन किया गया। चूँकि ये आयोजन पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार में किया गया, जो कि कहाँ पर है? गोंडा में स्थित है। इसीलिए ये प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ये एक रामसर स्थल भी है। इस पश्चिम बिहार की स्थापना मई 1990 में की गई थी। 2021 में इसे रामसर स्थल की जो है दर्जा मिल चुका है। राडार फैक्ट्री की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित हुआ ही है। उसके तहत जो है उत्तर प्रदेश में जो है राडार फैक्ट्री की स्थापना के लिए 400 करोड़ की लागत से एक प्रपोजल फाइनल किया गया है। ये राडार फैक्ट्री लगेगी कहाँ? जगह भी आपको पता होनी चाहिए। तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के निकट बिझामई गांव में ये स्थापित की जाएगी, जो कि आगरा जिले में आएगी पर्टिकुलर। और आगरा में ये रक्षा उपकरण बनाने की पहली फैक्ट्री होगी। तो ये जो बिझामई स्थित डिफेंस कॉरिडोर है, ये लखनऊ एक्सप्रेस से होते हुए इसको डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से भी जोड़ा जाएगा, जिससे सुगम जो है लॉजिस्टिक का आवागमन सुगम हो सके। उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में 5 जिले हैं। अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर, सॉरी 6 जिले हैं। अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ, ये 6 जिले याद रखिएगा। ये प्रश्न जो है काफ़ी संभावित होते हैं इस तरह के, जो पूछ लिए जाए। उत्तर प्रदेश में पहले से ही अच्छी खासी मात्रा में एक्सप्रेसवे बन चुके थे, कुछ पे काम चल रहा था। अभी 7 नए और एक्सप्रेसवे की घोषणा की गई है। ये एक्सप्रेसवे बहुत लंबे लंबे नहीं हैं। ये मूलतः क्या है, जो एक्सप्रेसवे अभी बन रहे हैं या बन चुके हैं, उनको आपस में जोड़ने वाले लिंक एक्सप्रेसवे हैं। तो इनके लिए जो है 50,000 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। इनकी कुल लंबाई 866 किलोमीटर होगी और 56 जिलों को ये आपस में जोड़ेगी। अभी एक्सप्रेसवे के नाम क्या हैं? चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे, झांसी लिंक एक्सप्रेसवे, जेवर लिंक एक्सप्रेसवे, विंध्य एक्सप्रेसवे, लखनऊ लिंक एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ गंगा एक्सप्रेसवे।
आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे तो पहले से ही आगरा एक्सप्रेसवे कहलाता है। अब उसको अगर गंगा एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करना है तो जो लिंक एक्सप्रेसवे होगा उसका नाम जो है आगरा लखनऊ गंगा एक्सप्रेसवे रख दिया गया है। तो इसी तरह से ये बड़े एक्सप्रेसवे जो है उनको आपस में लिंक करने का कार्य करेंगे। अगला पॉइंट और भी महत्वपूर्ण है, देश का पहला बायोपॉलीमर प्लांट कहाँ पर स्थापित हो रहा है, तो ये स्थापित किया जाएगा लखीमपुर खीरी में, मतलब इसकी स्थापना हो भी चुकी है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी आधारशिला जो है मुख्यमंत्री के द्वारा रख दी गई है, जल्दी ये क्रियाशील हो जाएगा। इसे बलरामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया है। इसके निर्माण पर 2,850 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। यह प्लांट जैविक तरीके से पॉलीमर उत्पादन का कार्य करेगा। पॉलीमर आप जानते ही हैं एक तरह से क्या होता है, जो है प्लास्टिक आप कह लीजिए साधारण भाषा में, लेकिन ये जो है जीवित कोशिकाओं से निकाला जाएगा, इसीलिए इसको बायोपॉलीमर कहा जा रहा है। तो याद रखिएगा कहाँ पर हो स्थापित हुआ है या कहाँ पर इसकी आधारशिला रखी गई है, लखीमपुर खीरी में। नेक्स्ट हमारा है सौर निर्जलीकरण प्रौद्योगिकी। निर्जलीकरण को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन। तो सोलर डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी क्या है, तो इससे जो है किसानों को अपने फल और सब्जियों को सुखाने में मदद मिलती है, जिससे वो बाज़ार में गीला सामान ना लेके जाएं, सूखा लेके जाएं, और सूखा जो होता है उसकी ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। फरवरी 2025 में आईआईटी कानपुर के शोध केंद्र रंजीत सिंह रोजी शिक्षा केंद्र ने इसको जो है तकनीक को ईजाद किया है। यह पहल तकनीकी नवाचारों के माध्यम से किसान होता है। इस तकनीक को अपनाने के लिए किसानों को 30 दिन का प्रशिक्षण जो है प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है एक सतत विकास रिपोर्ट की जो राज्यों की स्थिति रिपोर्ट जारी होती है, उसमें अभी जल्दी ही रिपोर्ट जारी हुई है 27 फरवरी को। इस रिपोर्ट में भारतीय राज्यों को ये सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की रैंकिंग जारी की गई है, और इसमें जो संकेतक हैं उसमें 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो अपने लक्ष्य से पीछे रह गए हैं, और उत्तर प्रदेश भी उसमें शामिल है। तो ये उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हो गया। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में 5 नए आध्यात्मिक गलियारे यानी स्पिरिचुअल कॉरिडोर्स स्थापित किए जाएंगे। ये स्पिरिचुअल कॉरिडोर 1 मार्च को मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई है। ये गलियारे प्रयागराज को अन्य आध्यात्मिक स्थलों से जोड़ेंगे, जैसे प्रयागराज विंध्याचल काशी कॉरिडोर हो गया, प्रयागराज अयोध्या गोरखपुर हो गया, प्रयागराज लखनऊ नैमिषारण्य मार्ग हो गया, प्रयागराज मथुरा वृंदावन सुकृतीर्थ गलियारा हो गया, प्रयागराज राजापुर चित्रकूट हो गया। कुल मिलाकर ये जो पहले से कॉरिडोर प्रपोज्ड हैं उनको प्रयागराज से जोड़ने का जो प्रयास है उसकी कहा गया कि 5 नए आध्यात्मिक गलियारे बनने जा रहे हैं। इससे जो है जो आध्यात्मिक पर्यटन या धार्मिक पर्यटन है वो प्रमोट होगा। आगे बढ़ते हैं। अभी गंगा नदी में डॉल्फिन गणना की रिपोर्ट आई है। 3 मार्च को प्रधानमंत्री के द्वारा जो है रिपोर्ट जो है जारी की गई है। इसमें 8 राज्यों में 28 नदियों में डॉल्फिन गणना की बात की गई है। रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन की कुल संख्या सबसे अधिक है, 2397 है। इसके बाद दूसरे नंबर पर बिहार है, तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है। अक्टूबर 2017 को गांगेय डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश में राज्य का जलीय जीव घोषित किया जा चुका है। नेक्स्ट हम देखेंगे राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, सबसे महत्वपूर्ण ये है 11 से 13 मार्च तक गोरखपुर में इसका आयोजन हो चुका है ना। इसका आयोजन गोरखपुर नगर निगम और WRI इंडिया के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कॉन्फ्रेंस में कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम स्थान पर लाने के लिए और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रौद्योगिकी और जन जागरूकता के समन्वय पर जोर दिया गया, यह चर्चा की गई। आगे बढ़ते हैं। एक और कार्यक्रम है इलेक्रामा। इलेक्रामा क्या है, इलेक्ट्रिक से ही बना हुआ शब्द है। विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। सुनने में तो एक लगता है, लेकिन आप जानते हैं कि विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग दोनों ही अलग अलग होते हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में किया गया। इसके 16वें संस्करण का आयोजन 22 से 26 फरवरी तक किया गया। इसमें वैश्विक कंपनियों ने विद्युत ऊर्जा के नवीन उपकरणों और नवाचार का
प्रदर्शन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। ताज महोत्सव जो एक इंटरनेशनल महोत्सव होता है 2025 में, अभी हाल ही में इसका आयोजन हुआ 18 फरवरी से 2 मार्च तक। ये पर्यटन से जुड़ा है और इसमें खूब सारे देसी विदेशी पर्यटक आते हैं। इसका आयोजन आगरा की शिल्पग्राम में किया गया। ये 33वां संस्करण था और इस महोत्सव की थीम रखी गई धरोहर यानी हेरिटेज। इस महोत्सव की शुरुआत वर्ष 1922 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेते हैं। भारत की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी कहाँ पर खुल रही है, कहाँ पर खुल चुकी है, ये आपको बताना है, यही आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो भारत की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी की शुरुआत जो है ग्रेटर नोएडा में की गई। तारीख याद ना रहे तब भी कोई बात नहीं। इसकी शुरुआत जो है किस कंपनी ने की है? लोहुम कंपनी ने की है। इस रिफाइनरी में 1000 टन प्रतिवर्ष लिथियम ग्रेड का उत्पादन किया जाएगा। 2029 तक इसकी क्षमता बढ़कर 20,000 टन प्रतिवर्ष हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा है अंतर्राष्ट्रीय कोएमा सम्मेलन। कोएमा का पहले तो फुल फॉर्म याद रख लीजिए, बड़ा टफ है, याद कर लीजिएगा। काउंसिल ऑफ एशियन इंडस्ट्री एंड इमर्जिंग मार्केट अलायंसेज। तो कोएमा का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 8 मार्च को लखनऊ में आयोजित किया गया। लखनऊ यानी प्रदेश की राजधानी। सम्मेलनों में जगह, स्थान और दिनांक और थीम, ये जो चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। ये इसका 8वां संस्करण था। इस सम्मेलन का आयोजन अंबालिका इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य एशियाई देशों में उद्योगों और उभरते बाजारों के बीच सहयोग के बारे में बात करना था। नेक्स्ट हमारा है वाराणसी में अत्याधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, जिसकी संकल्पना पहले ही कर ली गई थी। आधारशिला मतलब इस प्रोजेक्ट पे बहुत दिनों से काम किया जा रहा है, आपने सुना होगा चर्चा में, लेकिन अब जो है ये फाइनल हो गया है। 11 मार्च को राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। समझौते के तहत वाराणसी में 150 एकड़ के क्षेत्रफल पे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा। लॉजिस्टिक पार्क का मतलब क्या होता है? जहाँ पर परिवहन के दौरान सामान को लाया जाता है और वहाँ से आगे भेजा जाता है। तो चूँकि वहाँ जल परिवहन भी उपलब्ध है, यानी गंगा नदी के थ्रू जो है जा सकता है, इसलिए जो है ये यहाँ जगह चुनी गई। ये लॉजिस्टिक क्षेत्र को मजबूत करके निवेश और रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। तो मित्रों, इस तरह से आज के इस कार्यक्रम में हमने जो है इस लेक्चर में सारे ही करंट अफेयर्स जो फरवरी और मार्च के महत्वपूर्ण थे उनको कवर किया है। एक बार इस वीडियो को और रिपीट करके देख लीजिएगा, बाकी बहुत ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिन चीज़ों को मैंने हाईलाइट किया है उनको जो है आप ज़रूर जो है शॉर्ट नोट बनाकर लिख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले किसी लेक्चर में। नमस्कार, धन्यवाद। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।